इरीडा के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास सर के पास चला जाए। दास सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रिजल्ट्स वगैरह स्क्रीन पर आते रहेंगे। दास सर, जैसे ही नंबर्स आए थे ना, उस दिन मेरे दिमाग में था, जब मुलाकात होगी पहला सवाल तो मेरे दिमाग में तभी सेट हो गया था। वो था जब स्क्रीन पे मैंने देखा था एसेट क्वालिटी का डिटोरिएशन। मतलब इस बार के नंबर्स में वो हाईलाइट था मेरे लिए। हम लगातार 2001 से स्टडी डिक्लाइन देख रहे हैं एनपीएज में, पर इस बार अच्छा खासा डिटोरिएशन क्यू ऑन क्यू आया, अनएक्सपेक्टेड सा था। क्यों मामला गड़बड़ा गया? मिसाल के तौर पर नेट एनपीए 1.04 वाले पढ़ के 1.5 पे आ गए थे, ग्रॉस एनपीए में उछाल था। Thank you. First of all, let me clarify. 18 क्वार्टर्स के बाद एक बार थोड़ा सा आ गया, उसमें उतना सोचने वाली मैंने अपफ्रंट इसीलिए वर्ड यूज करा कि 2001 से स्टेडी डिक्लाइन इन एनपीएस था, तो इस बार अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए या हम सब के लिए। एक्चुअली यही बात है कि 18 क्वार्टर से जब लगातार घट रहा था, सडनली बढ़ना एक नॉर्मल ये है। ओके। हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारा मिनिस्ट्री का नाम है न्यू एंड रिन्यूएबल, तो नया सोर्सेस के लिए हम हमेशा फोकस करते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो में देखेंगे 20% ऐसा है जो कंप्लीटली न्यू एंड इमर्जिंग सेगमेंट से है। टोटल 69,000 करोड़ में देखेंगे 80% वैनिला एरी और स्टेट यूटिलिटीज, बाकी 20% जो है इससे है। उसमें एक सेगमेंट है वेस्ट टू एनर्जी, बट उसमें ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। 1% टोटल हमारा बुक जो है वेस्ट टू एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी का है। ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसी कैटेगरी में आते हैं, तो एक ग्रुप का साथ ये इंसिडेंट हुआ है। बट हमारा उम्मीद है कि ग्रुप इज वर्किंग आउट ऑल वेरियस वेज एंड मीन्स। मैं थोड़ा डिटेल बता दूं ताकि आपको और सारे दर्शक को आसान हो जाएगा। 433 करोड़ का हमने इसको रिकॉग्नाइज किए हैं। इसमें वेस्ट टू एनर्जी में नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता था, रॉ मटेरियल का इशू रहता था या ऑप्टेकर एग्रीमेंट नहीं होता था। इस प्रोजेक्ट में जो 2-3 प्रोजेक्ट है ग्रुप का, उसमें ऑलरेडी रॉ मटेरियल एग्रीमेंट है और प्लस दूसरा ऑप्टेकर एग्रीमेंट स्टेट यूटिलिटी के साथ है, प्लस जो गैप फंडिंग है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग, क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो सोशियो इकोनॉमिक है, खाली इकोनॉमिक नहीं है। उसमें खाली हम फाइनेंशियल टर्म्स में देखेंगे तो कंट्री में कहीं वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लग नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा मंत्रालय की जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग है वो उसमें जितना सैंक्शन किए थे, उन्होंने पीरियडिकली उसका टाइम भी एक्सटेंड किया है। जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन थोड़ा टाइम लगा, उनका इम्पैक्ट कोविड टाइम से हुआ था, बट जो ग्रुप है प्रमोटर है, दे आर टेकिंग वेरियस मीन्स। एंड जैसे ग्लोबल लेवल में कुछ एजेंसीज हैं जो ग्रीन हाउस में करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, उनका से ग्रांट का भी वो बात कर रहे हैं। तो वो हमारा उम्मीद है निकट भविष्य में हो सकता है ये बहुत जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। बाकी जो आरबीआई का नॉर्म है प्रोजेक्ट रिसेटलमेंट का, तो उसका नॉर्म्स में इनको एनपीए होना था, तो ऑब्वियसली ये था। बाकी टोटल 69,000 करोड़ में अगर 1% सिर्फ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कैटेगरी है, उसमें ये फॉल किया है। इसलिए ये एज ए होल हमारा एसेट क्वालिटी का कोई ये नहीं है। बाकी देखिए, प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनी इमर्जिंग चैलेंजेस को देते हुए करते हैं, और हमारा वो पोर्टफोलियो में 76% जो है, 76% जो है प्राइवेट सेक्टर का है, और 20% जो मैंने बताया कि न्यू एंड इमर्जिंग है। डिस्पाइट दैट 18 क्वार्टर से हमने एनपीए घटाए हुए हैं, और वो भी जो एनपीए घटा था, ये बहुत सारे सेटलमेंट हम किए थे जहां पे बाय एंड लार्ज हमारा हेयर कट नहीं था। तो प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ फंड्स या प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ फंड एंड सम बेसिस पॉइंट्स एडिशन वी हैव टेकन टुवर्ड्स आवर ओवरहेड, तो इससे हमारा रिकवरीज काफी इंप्रूव हुआ था। एक में हुआ है, आगे चल के हम उम्मीद करते हैं इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, और आगे जिस तरह का रफ्तार हम दिखाए हुए हैं ग्रोथ में, जिस तरह रफ्तार गवर्नेंस में, उसको भी कायम रखेंगे। ठीक समझा। तो 20% न्यू एंड इमर्जिंग से आ रहा है, उसमें वेस्ट टू एनर्जी का एक 445 करोड़ का जो फंडिंग की थी उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ा। एक ग्रुप के 2-3 प्रोजेक्ट जो थे वो थोड़ा सा मामला अटका है। तो मेरा फॉलोअप सवाल यही था, तो ये इंडिविजुअल अकाउंट का मामला है, वहीं तक कंटेन्ड है, इसको एक्सट्रापोलेट करके ये कहीं ना सोचूं मैं कि एनवायरमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, तो वो आपने क्लैरिटी दे दी मुझे। अच्छा, इन अकाउंट्स का अपडेट क्या है सर? अब ताजा स्थिति क्या है? आप लोग कितने कॉन्फिडेंट राइट बैक करने की, रिकवरी करने के अकाउंट से? देखिए, राइट बैक वाला सिचुएशन तो है नहीं अभी, एनपीए अभी। और एक अकाउंट अगर हमारा हिस्टोरिकली देखेंगे, 92 अकाउंट मार्च 20 में एनपीए था,
आज देखेंगे करीब 62-63 है। तो करीब कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कई बार एनपीए होते हैं, फिर वो 90 दिन बाद पेमेंट करते हैं, फिर एनपीए से बाहर आ जाते हैं। इसीलिए इमीडिएटली इसको राइट ऑफ राइट बैक वाला कंडीशन तो है नहीं। तो are working and they are also coordinating with the RBI and other government agencies for wherever, whatever in the form of grant or other sanctions they can take. Also वो लोग अब ये बाहर जो विदेश में भी जो ग्रीन फंड्स है उनका साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कहीं से उनको मिले, क्योंकि जैसे मैंने बताया वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में सिर्फ फाइनेंशियल एंगल से नहीं होता है। आप देखिए लैंडफिल भरे हुए हैं, अगर वो वेस्ट टू एनर्जी में ट्रांसलेट होंगे बहुत बड़े लैंडफिल बचाएंगे और प्लस जो वातावरण है और प्रदूषण है वो भी घट जाएगा। उसका अगर एनवायरमेंट देखा जाएगा तो काफी उसका इम्पैक्ट है। एक हो गया था ये एसिड क्वालिटी का, जिसका आपने बखूबी आंसर कर दिया है। दूसरा आपके आने से पहले मेरे जहन में था, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि आज शाम को ट्रम्प साहब शपथ ग्रहण, तो मैं एक तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का आउटलुक और उसमें थोड़ा सा तड़का ऐड करना पड़ेगा कि ट्रम्प साहब अब गद्दी संभालने आ रहे हैं और उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर कहा जा रहा बड़ा चैलेंजिंग लैंडस्केप होगा, क्योंकि उन्होंने आते ही कहा था, वैसे भी वो बड़े फेवर में है नहीं इन सब चीजों के, और उन्होंने आते ही कहा था पहले अपनी स्पीचेस में कि क्रुक जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट को मैं पहले आते से ही कैंसिल कर डालूंगा। तो और उनका इसका ग्लोबली और अपने पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। ये सब जो करने वाले हैं उनका रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा पता नहीं, ऐसा लगता है कि फोकस थोड़ा है नहीं, अपने पे भी कोई डेंट पड़ेगा क्या इसका? देखिए ट्रम्प साहब जो करेंगे तो वो करेंगे, बट हमारा ये है विश्व स्तर में सबका जो दायित्व है डिकार्बनाइज करना और वातावरण को बचाना। आप देखिए दिल्ली जैसा शहर में हम रह रहे हैं, 3 महीने से हमें सांस लेने के लिए दिक्कत होता है। ट्रम्प साहब कुछ करे ना करे हमें तो करना पड़ेगा। और हमारे जो भारत सरकार का प्रयास रहा है लास्ट 10 साल से और खास करके लास्ट 5 साल से जिस रफ्तार पकड़ा है, अब 13-14 गीगावाट हुआ करता था, अभी बीडिंग हमारा 50 गीगावाट हो चुका है इस साल और 18 गीगावाट लगभग लग चुका है, और जबकि 12-14 लगा करता था, अभी और भी 2-3 महीने बाकी है। तो हमारा आत्मनिर्भर भारत में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ावा दिया जाए तो अपने में मतलब बेसिकली डोमेस्टिक डिरेल नहीं होगा, ट्रम्प साहब जो करें। ये डोमेस्टिक प्लस जो डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप इकोनॉमी है जहां पे सोलर का काफी अपॉर्चुनिटी है। सोलर देखिए सस्ता तो है ना, जहां पे अंडर डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी है उनको जब इकोनॉमिक वाइबिलिटी का देखा जाएगा, भारत जिस तरह का नेतृत्व अभी तक इसी क्षेत्र में किया है आगे उसको कायम रहेगा। मुझे लगता है कि जो ट्रम्प साहब का बारे में आप बताएं वो एक जनरल परसेप्शन है, अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा। तो कोई भी लीडर तो उनको कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, वो हमारा ऐसा कॉन्फिडेंस है नहीं। हो सकता है वो स्पीचेस की कहानी अलग हो, गद्दी संभालने के बाद थोड़ा सा लॉजिकल माइंडसेट के साथ पॉलिसीज या डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, अब जब करेंगे तब करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड मीटिंग है थर्सडे को, फंड रेजिंग और वो भी क्यूआईपी के जरिए पैसे जुटाने का मन, कितनी रकम, किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो और इस क्यूआईपी का मूल मकसद क्या? क्योंकि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, उसी कैपिटल को ऑगमेंट करने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए अभी हमारा ट्रिपल रेटिंग है। हाँ, रेटिंग S&P दिया हुआ है एट पार विद सोवरेन रेटिंग, उसको कायम रखना एक चीज है, हमें फर्दर फंड रेज करना है, हमारा डेट इक्विटी कॉम्बिनेशन भी मेंटेन करना है। और जिस तरह का ग्रोथ हमारा हुआ है, 5 साल पहले आप देखेंगे 8-8.5 हजार करोड़ हम डिस्बर्स करते थे, लास्ट ईयर 25,000 किए हैं। इस साल जो हमारा इंटरनल टारगेट था करीब 30-35 का बीच में था। तो हमें आगे करने के लिए, फर्दर फंड रेज करने के लिए हमें इक्विटी नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। 2,300 करोड़ का नेटवर्क था मार्च 20 में और आज 9,900 का लगभग हो चुका है। हमें क्यूआईपी फरवरी मार्च तक लाना पड़ेगा। भारत सरकार ऑलरेडी हमें अनुमति दे चुके हैं, जिसमें उनका नेचुरल डाइल्यूशन अप टू 7% तक हो सकता है। और हमारा पहले जो एक मूल्यांकन हुआ था 4,500 करोड़ का लगभग हमारा था। अभी बोर्ड मीटिंग परसों है, बोर्ड में निर्णय जब होगा वो हम आपको भी मैसेज दे देंगे। तो 4,500 मिनिमम तो होगा ही होगा, बोर्ड अभी चर्चा करेगा हमारा जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डेट कितना ला पाएंगे, इक्विटी कितना ला पाएंगे। क्यूआईपी का अप्रूवल हमें दीपम से मिला हुआ है,
हम एक ट्रांच में कर सकते हैं या 2 ट्रांच में कर सकते हैं। तो हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड CRAR रिक्वायरमेंट एंड फंड डिसबर्समेंट प्लान जो है उसको सब बैलेंसिंग करते हुए हम फाइनल कॉल लेंगे थर्सडे को बोर्ड मीटिंग में। ना, आप जब कॉल लोगे हमें बताओगे तो हम भी आपको रिक्वेस्ट डालेंगे फिर से मुलाकात करने के लिए। अच्छा, 2 सब्सिडरीज का गठन अपडेट्स आए थे। एक तो IFSC में सब्सिडरी, वो खैर उसकी अभी सब तरह से अभी मंजूरियां आई नहीं है, लेकिन ये क्या फॉरेन करेंसी डेट प्रोवाइड करने के लिए होगा? अब तक नहीं करते थे हम लोग। और दूसरा, वो रिटेल सब्सिडरी भी गठन कर रहे हैं। रिटेल, आप लोग रिटेल फाइनेंसिंग तो कर रहे थे, ये रिटेल सब्सिडरी का मतलब क्या? 2 क्वेश्चन है, मैं अलग अलग रिप्लाई दूंगा। पहले IFSC गिफ्ट सिटी के बारे में ऑलरेडी हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। फाइनल अप्रूवल फॉर ऑपरेशन तो ऑलमोस्ट लास्ट लेग में है, बट वो हम जो प्रोसेस उनका प्रोसीड्योर है गिफ्ट सिटी अथॉरिटी का, वो हम पूरा कर रहे हैं। तो उम्मीद है वो कम समय में मिल जाना चाहिए। जब वो मिलेगा, आज भी हम फॉरेन करेंसी लोन दे रहे हैं, बट जब फॉरेन करेंसी लोन दे रहे हैं हमें हेजिंग करना पड़ता है, तो हेजिंग कॉस्ट लोड हो जाता है इंटरेस्ट पे। अभी हमारा जितने एग्जिस्टिंग डेवलपर्स है, कई सारे हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें ओवरसीज प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा दीजिए, या तो हमारा देश में जो प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं जहां ओवरसीज करेंसी यूज हो सकता है कैपेक्स में, और उनका पास ओपेक्स में ऑपरेशन कैश फ्लो आएगा जो फॉरेक्स में आएगा, तो उन्हें हम फॉरेक्स लेंडिंग कर सकते हैं और फॉरेक्स में सर्विसिंग कर लेंगे। तो नेचुरल हमें हेजिंग नहीं करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 3.5 से 4.5% का इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगा वहां पे। वो एक चीज है। दूसरा, कोई ओवरसीज में लगाएगा कंप्लीटली, जिनका ऑलरेडी यहाँ पे हमारा है, तो काफी कंट्रीज में हमारे प्रमोटर जाके लगा रहे हैं, तो उनको मदद मिल जाएगी। रिटेल के लिए आप बिल्कुल सही बोले। आज हमारा रिटेल डिवीजन एक अलग से है, रिटेल में कर रहे हैं। एग्जैक्टली रिटेल नहीं है, वो सेमी रिटेल काइंड ऑफ थिंग है, तो थोड़ा एग्रीगेटर मोड में हमारे पास आ रहे हैं। और ये रिटेल का सारा धंधा सब्सिडी में चला जाएगा। एक्चुअली वो प्योर रिटेल करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। हमें प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, रिटेल फाइनेंस करना कम्प्लीटली डिफरेंट। तो उसके लिए अलग मशीनरी, अलग मैन पावर, अलग टेक्नोलॉजी, अलग बिजनेस पार्टनर्स, सारे अलग होंगे, तो उसका तैयारी हम गॉट इट। प्रदीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली सनी अग्रवाल साहब से SBI सिक्योरिटी से चर्चा कर ली जाए। सनी जी, एक तरफा मूव के बाद अब थोड़ा सा कंसोलिडेट, थोड़ा सा कूल ऑफ, 300 प्लस वाला स्टॉक 200 और लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति रखना चाहिए, स्पेशली जब QIP की जो मीटिंग है वो हो जाए परसों, उसके बाद विद प्राइस टारगेट ऑफ 220। तो बाय ऑन डिप्स, हाँ खैर QIP की मीटिंग सामने खड़ी है, ठीक बात।